प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष पद पर उनके तक के लगातार शिकायतें पहुंचने लगी। इस प्रदेश के बड़े बड़े नेताओं ने इस बारे में थोड़ा थोड़ा हल्ला मचाना शुरू किया। 14 लाख रुपए ले रहे हैं रोकने का। मैंने जब इस बात को सुना तो हमारे अग्रवाल जी, जेपी अग्रवाल जी प्रभारी महासचिव थे, जैसे अभी सम्मानित जितेंद्र जी आए, मैंने उनके पास लिख के भेजा कि मेरे पर यह आरोप लग रहा है, जीवन में 1 रुपया भी रिश्वत लेने का अभी तक आरोप नहीं लगा, लेकिन इस पार्टी के लिए योगदान देते हुए, युवाओं को सामने लाते हुए, युवाओं में सम्मानजनक प्लेसमेंट की संभावनाएं प्रज्वलित करते हुए आगे बढ़ने पर मुझे ये दंड मिला। उन्होंने जांच की, पता लगाया, बोले नहीं ये सब गलत है, कोई सामने आ ही नहीं रहा है। ठीक है, वो आई गई, बात हो गई, लेकिन आरोप तो लगा। एक बार आरोप लगा, रोकड़े साहब आरएसएस के फुल टाइमर है, फुल टाइमर रहे कुछ समय के लिए, पेड एम्प्लॉय। बड़ा आश्चर्य, ये कहां से शिकायत आ गई भाई? हमारे संतोष द्विवेदी जी 30-32 साल से तो हमारे संबंध है। क्यों द्विवेदी जी? 32 साल से द्विवेदी जी के मेरे संबंध है। गांधीवादी विचारधारा से हम लोग जुड़े हैं, कलम चलाते हैं। ये भी मेरे अच्छे पत्रकार बंधु हैं। कभी हमने किसी के साथ ठेकेदारी तक नहीं किया। अब गांधीवादी विचारधारा के होने के कारण उस विचारधारा वाले से हमेशा लड़ाई ही रही। कुछ लोगों ने न्यायालय में भी घसीटने का प्रयास किया और हमारे महान नेताओं ने देखा भास्कर राव रोकड़े को रोकना आसान नहीं है, तो उन्होंने क्या काम किया? भास्कर राव रोकड़े को आरएसएस का पेड एम्प्लॉय बता दिया कुछ विशेष कालावधि के लिए। यह भी शिकायत हुई, इसकी भी बड़ी जांच हुई। एआईसीसी के 2 महासचिवों ने इसकी जांच किया और भैया आप सब लोगों को मेरे ओर से बधाई कि मेरे को क्लीन चिट मिल गया। क्या कहूं, मेरे अकाउंट में अगर देखेंगे तो हमेशा उस अकाउंट को बचाने के लायक का रुपया होता है, इससे अधिक नहीं। लेकिन कभी कोई काम रुकता नहीं। हमारे सम्मानीय ठाकुर साहब जो है, ईश्वर ने शायद ऐसे कुछ संबंध बनाए होंगे, बिल्कुल पारिवारिक संबंध है। हर बात इनके साथ शेयर कर लेते हैं, बात कर लेते हैं। मेरे बेटे की शादी हो रही थी, पता नहीं कैसी तैयारी हो गई, कैसे इंतजाम हो गया, मुझे पता नहीं। सारा कुछ मेरे अनुयायियों ने संभाल दिया होता, लेकिन उस व्यक्ति पर 14 लाख रुपए लेने का आरोप लगा। अब एक बात बताता हूं और मजे की। सन 2018 में विधानसभा चुनाव से पूर्व मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र के लिए कौन उम्मीदवार ऐसा हो सकता है जो चुनाव जीत सके। यह अध्ययन मैंने स्थानीय पत्रकारों को साथ लेके कराया। एआईसीसी से 1 रुपया भी मैंने नहीं लिया इस नाम से, और न मेरे पत्रकार बंधुओं ने लिया। खुद का पेट्रोल जलाए और खुद सर्वे करने चले। सर्वे हुआ, एक बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छे संयोग की बात कहना चाहिए कि राहुल गांधी जी के दफ्तर में कनिष्ठ सिंह जी है सम्मानी, उन्होंने बताया कि पीएल पुनिया जी को छत्तीसगढ़ के महासचिव का प्रभार दिया जा रहा है और सम्मानी दीपक बावरिया जी को मध्य प्रदेश का प्रभार दिया जा रहा है। उन्होंने मुझे नंबर उपलब्ध कराया, उन तक की खबर पहुंचाया और ये गोपनीय रिपोर्ट प्लीज आप उन तक पहुंचा दीजिए, ये भी मुझे जिम्मेदारी। ये कहते हुए मुझे प्रसन्नता हो रही है कि दोनों महासचिवों ने मेरी रिपोर्ट पर क्रियान्वयन करने के लिए काफी गंभीरता से काम किया और परिणाम भी मिले, सरकार बनी। लेकिन मध्य प्रदेश में 2018 के चुनाव में 45 टिकटें गलत गई। कितनी टिकटें गलत गई? 45 टिकटें गलत गई और स्वयं दीपक बावरिया जी ने भी इस बात को स्वीकार किया। यदि वो 45 टिकटें सही जाती तो सरकार
सन 2020 में जाती क्या कितने खरीदते, कितने को खरीदते? हो सकता है कि बिकने वाले विधायकों की संख्या 10-12% रही हो, उससे अधिक नहीं। तो 45 टिकटें गलत जाने की वजह से हम बहुमत के पास ही पहुंच पाए थे। ये हमारे लिए दिक्कत थी। अब ये बात इसलिए बता रहा हूं कि पिछला अध्याय है, अभी नया अध्याय। इस बार हमने क्या किया कि अब हम युवाओं को तलाशेंगे। युवाओं को, नारी का बात आई, महिलाओं की बात आई। मुझे पता चल गया था कि भाजपा महिलाओं पर काम करने वाली है। 22 प्राइवेट बैंकों के साथ मिल करके कुछ ऐसा सिस्टम उन्होंने डेवलप किया है कि महिलाओं को अपने पक्ष में ले सकते। तो मैंने युवाओं पे फोकस किया, युवाओं के लिए सम्यक अभियान शुरू किया, युवाओं में संभावनाएं जगाने वाली बात रखी, 7 मुद्दे रखे। वास्तव में वही मुद्दे कारगर हैं और उन मुद्दों को लेकर अगर चुनाव लड़ते हैं तो सम्माननीय राहुल गांधी इस देश के प्रधानमंत्री बन जाएंगे। हाँ, मैं चुनौतीपूर्ण अंदाज में बोल रहा हूं। यदि कांग्रेस के नेता दिल्ली के सुन रहे हो तो उनके तक मेरा संदेश जा रहा हो तो यदि सम्यक अभियान के 7 मुद्दों को लेकर कांग्रेस पार्टी चुनाव लोकसभा का लड़ती है तो राम पर काम की आवश्यकता ज्यादा प्रासंगिक हो जाएगी और चुनाव कांग्रेस पार्टी की, सरकार कांग्रेस की बन जाएगी। लेकिन इस भास्कर राव रोकड़े को उठने से रोकना है। क्यों? ये कोई राजा का बेटा नहीं है, ये किसी नेता का बेटा नहीं है, ये कोई उद्योगपति नहीं है, ये धनवान नहीं है। इसलिए मुझे रोकने के षड्यंत्र जारी हो गए, लगातार कर रहे हैं। ये सम्यक अभियान के मुद्दे राहुल गांधी तक पहुंचने से पहले ही बैरिकेड्स लगा दिए जाते हैं। ये दिक्कत है। तो सारे युवा, हर जगह जहां भी कार्यक्रम होता था युवा उमड़ के आते थे। युवाओं में ऐसा लगा कि कुछ हमारे लिए हो रहा है। रिटायरमेंट की आयु से लेकर के तो उनको वेतन में विसंगति, आउटसोर्सिंग, 8 घंटे की शिफ्ट ड्यूटी को 12 घंटे करना, आदि। और इसके साथ हमने उसमें लिया था ओबीसी का मुद्दा, ईबीसी का मुद्दा। यही मुद्दे तो नहीं थी। 1.25 घंटे की मीटिंग, 1.25 घंटे की मीटिंग सम्माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे साहब के साथ मेरी हुई और उन्होंने कहा ये 7 मुद्दे लेने लायक हैं। उन्होंने कहा इसमें से एक मुद्दा ओबीसी का मैं कर्नाटक में ले रहा हूं। उन्होंने उस मुद्दे को उठाया भी। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण बात कि विधानसभा चुनाव के टाइम में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय ओबीसी के मुद्दे पर सागर की सभा में बोल रहे हैं, जहां भी सभा हो रही वहां बोल रहे हैं, लेकिन प्रदेश के नेताओं ने उसके बारे में ज्यादा चर्चा नहीं किया। ईबीसी अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए क्लास बनाने की मैंने बात रखी, जहां भी बात रखी अन्य भिन्न वर्ग के लोग जुड़े, लेकिन उस पर इन लोगों ने ध्यान नहीं दिया। अब बात आ रही है। अब ये अच्छी बात है कि सम्माननीय जितेंद्र सिंह जी जो अभी प्रभारी हैं राष्ट्रीय महासचिव के रूप में, और उन्होंने हर बात को बड़ा गंभीरता से लिया है। एक बात और बताना चाहता हूं, 2023 के विधानसभा चुनाव से पूर्व भी मैंने 230 विधानसभा क्षेत्रों के लिए कौन कौन चुनाव जीतने योग्य प्रत्याशी हो सकते हैं, इस आशय का सर्वे गंभीरता पूर्वक करा के अध्ययन रिपोर्ट स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक के पहले ही एआईसीसी को दे दिया। सम्मानित जितेंद्र सिंह जी स्क्रीनिंग कमेटी के अध्यक्ष थे, सुरजेवाला जी महासचिव बन के आए। इन दोनों ने कमाल का काम किया, हर मुद्दों पर चर्चा किया, हर एक विधानसभा क्षेत्र के बारे में मुझसे चर्चा किया। भाई जब मुझको खुद आश्चर्य होता था जब मैं फोन पर किसी क्षेत्र की बात करूं तो वो बोलते थे कि आपकी रिपोर्ट ही आई है। सुरजेवाला जी भी कहते, जितेंद्र सिंह जी भी कहते, मतलब अध्ययन बराबर कर रहे थे। लेकिन क्या हुआ, फिर फाइल देखा फेंकी, फिर षड्यंत्र का चालू हो गया। फिर क्या हुआ, मेरा तेरा मेरा तेरा।
ये बताते भी हमें कष्ट होता है। इस मध्य प्रदेश में 103 कितने, जरा बोलिए भाई, 103 विधानसभा क्षेत्रों में गलत लोगों को टिकट दी गई, बिल्कुल गलत लोगों को टिकट दी गई 103। और एक तो उस व्यक्ति को टिकट दे दी गई जिसने मेरे से चर्चा के दौरान कहा था, साहब मैं दक्षिण में गया था, वहां से पेड़ खरीद के लाया हूं। मैंने बोला पेड़? बोले हाँ साहब एक बगीचा लगाओ। तो क्या खरीद के लाया हूं? पेड़। तो मैंने पेड़ लाया हो या पौधे? अरे पौधे कौन लगाता है साहब, मैं तो पेड़ खरीद के लाया, जड़ सहित निकलवा के लिए आया। अब यहां जैसे ही पेड़ लगाऊंगा दूसरे साल फल देने लगे। वो महाशय मध्य प्रदेश में आए चुनाव लड़ने के लिए, कांग्रेस की टिकट पर चुनाव लड़े। अब आप समझ लीजिए साहब, जो 10-15 साल पहले से मेहनत कर रहा था, पौधा लगा के बड़ा होने का इंतजार कर रहा था कि कब फूल लगेंगे और कब फल आएगा, वो पौधा लगा के पेड़ होने का इंतजार करने वाला पीछे रह गया और सीधा पेड़ खरीद के लगाने वाला प्रत्याशी बन गया। नतीजा 103 टिकट गलत जाने की वजह से हमें कितनी सीटें मिली? 66 सीटें मिली। हम चाहे जो किसी को भी दे, टिकट वितरण में गड़बड़ी हुई। और टिकट वितरण में क्यों गड़बड़ी हुई? क्योंकि कहीं ना कहीं हमारा सिस्टम ठीक नहीं है। ये बात मान सकता हूं मैं कि नेताओं से गलती हुई टिकट देने में, ये बात बिल्कुल सही है। आरोप प्रत्यारोप बड़े आसानी से हो सकते हैं, जैसा कि मैं लगा रहा हूं, मैं भी आरोप लगा रहा हूं। लेकिन हकीकत ये भी है कि हमारे पास में प्रशिक्षण की व्यवस्था नहीं है। ऐसा कोई काम है, डॉक्टर पढ़ाई करता है, 5.5 साल का कोर्स, 4.5 साल तक MBBS की पढ़ाई होती है और 1 साल इंटर्नशिप होती है। मतलब उसको प्रैक्टिस होना चाहिए किस प्रकार से इलाज करना है। उसी प्रकार वकील LLB की पढ़ाई किया, सीधा न्यायालय में जाके वकालत नहीं करता, वो किसी सीनियर के पास प्रैक्टिस करता है, प्रशिक्षण होता है। तो स्किल्स डेवलपमेंट अत्यंत अनिवार्य है। बिना उसके क्षेत्र विशेष में प्रतिभा प्रदर्शन नहीं हो सकता, काम नहीं कर सकता। ऐसा राजनीति में ऐसा क्या हो गया कि यहाँ बिना पढ़ा लिखा आदमी जाके चुनाव लड़ सकता है, और पढ़ने लिखने के बाद भी चाहे जो भी काम करो सीधे चुनाव लड़ो। अरे भाई, पूरी लोकतांत्रिक व्यवस्था विधायकों और सांसदों पर टिकी हुई है, इसलिए इनका प्रशिक्षित होना अत्यंत अनिवार्य है। ये जो टिकटों में गलती हुई है, यदि प्रशिक्षित टीम रहती, 1 साल का, 2 साल का, 3 साल के पाठ्यक्रम का बकायदा उनके पास सर्टिफिकेट होता, कार्य का अनुभव भी दिखता, जब सर्वे की टीम जाती तो वो सामने दिखाई देते, तो हो सकता है जो नेताओं से गलती हुई है 103 टिकट देने में, वो गलती नहीं हुई हो सकता है। थोड़ा बहुत खरीद फरोख्त तो सब जगह चल रही है आजकल। तो मैं कहता हूं कांग्रेस में भी टिकटों के मामले में कुछ खरीद फरोख्त की जो चर्चा आ रही है, हो सकता है उसमें कुछ सच्चाई भी हो। इस सच्चाई की गारंटी मैं नहीं दे सकता, मैं खरीद फरोख्त का आरोप नहीं लगा रहा हूं। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि टिकट वितरण में गलती की गई, चुनाव जीतने योग्य प्रत्याशी का सही ढंग से चयन नहीं किया गया, धरातलीय अध्ययन नहीं किया गया, इस वजह से गलती हुई और इसी कारण से हम चुनाव हारे। इस प्रकार की गलती बार बार न हो, इसलिए इस कांग्रेस पार्टी को मजबूती देना। अभी तो मैं कांग्रेस पार्टी की मजबूती की ही बात कर रहा हूं, क्योंकि इस पाठशाला में केवल कांग्रेस पार्टी के ही जो प्रशिक्षणार्थी होंगे वो लिए जाएंगे। अभी तक तो यही एजेंडा हमारा है। अब आगे बढ़ने के बाद क्या होता है मैं नहीं जानता। यदि कांग्रेस पार्टी ने मुझे मेरे लायक का सम्मान दी और मेरे अनुयायी उस सम्मान से संतुष्ट रहे, तो मैं आजीवन कांग्रेस पार्टी के लिए ही पाठशाला चलाता रहूंगा। लेकिन यदि मेरे अनुयायियों को कांग्रेस पार्टी संतुष्ट नहीं कर पाती है, तब क्या होगा
मैं नहीं जानता। ये मेरे लिए दुख भरी बात होगी, क्योंकि मैं मात्र 17 वर्ष की उम्र से इस कांग्रेस पार्टी के लिए योगदान देता आ रहा हूं, मात्र 17। लंबा कैरियर रहा, मीडिया में भी काफी ऊंचे पदों पर रहा हूं, योगदान काफी कुछ हो गया। न मेरे पास बैंक बैलेंस है, न धन संपत्ति है, लेकिन आरोप जरूर लगे। आरोप निराधार साबित हुए। नेताओं ने बैरिकेड लगा दिया कि इनकी बात ऊपर तक न जाए। यही हाल रहा तो मुझे इस लोकतंत्र को चलाने के लिए प्रशिक्षित, चुनाव लड़ने योग्य, लोकतंत्र को चलाने लायक टीम तैयार करनी होगी। और करूं, चाहे वो पंचायत चुनाव के माध्यम से जाए, नगर निकाय के माध्यम से जाए, विधानसभा में जाए, लोकसभा में जाए, ये टीम तैयार करेंगे। कैसे करेंगे? 3 वर्ष का पाठ्यक्रम हमने तैयार किया है। इसमें 30% पाठ्यक्रम हम चर्चा परिचर्चा के दौरान थ्योरी के माध्यम से बताएंगे और 70% असाइनमेंट देके पूरा करवाएंगे। बाकी जितने प्रशिक्षणार्थी होंगे वो खुद क्षेत्र में जाके काम करेंगे। उनने काम किया है या नहीं, किसी और से तो काम नहीं करा लिया, इसका पता लगाने के लिए हमारे यहाँ से टीम जाएगी। इस जो पाठशाला है, इस पाठशाला के सचिव के रूप में जिम्मेदारी हमारी संकुले जी, हेमराज संकुले जी निभाएंगे। हेमराज संकुले जी को जिम्मेदारी हमने। इसके अलावा हमारे शैलेंद्र श्रीवास्तव जी,